क्योंकि देखिए जी फॉर्मूलाज के लिहाज से ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट में डिस्कस किया भी रेशो के जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने का ट्रिक हम डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशोज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने टर्नओवर रेशोज के 5 फॉर्मूलाज पढ़े, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के 4 फॉर्मूलाज हमने पढ़े, और लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टर्स रेशोज के 5 फॉर्मूलाज पढ़े। प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स रेशो डिस्कस की ना, वहाँ पे 2 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन रह गई थी, वो हम ना बस आज डिस्कस करते हैं। एक तो शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करने, जो कि इन्वेस्टर्स रेशो में रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूले में आता है। शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद फिर हम आज की लेक्चर सॉल्वेंसी रेशियो पे चलेंगे। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में हुई हुई है। शेयर होल्डर फंड्स को ही ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। शेयर होल्डर फंड्स को ही प्रोप्राइटर्स फंड ही कहा जाता है। सिर्फ इक्विटी लिखा हो तो उसका मतलब ही शेयर होल्डर फंड ही होता है। सारे सब्स्टिट्यूट नेम है, इसी को इंटरनल इक्विटी भी कहा जाता है। इन सब का मतलब सेम है। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा है बिजनेस में, फंड्स कितना पैसा इन्वेस्टेड है शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर होल्डर का पैसा, वो कौन सा पैसा है? शेयर कैपिटल, वो जो इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल है ना, इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, वो शेयर होल्डर का लगा हुआ पैसा है, शेयर होल्डर फंड कहलाता है। प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं शेयर होल्डर के कहलाते हैं, जितना भी सरप्लस है, सरप्लस को ही प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का बैलेंस बचता है ना, आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा है। नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं, उसमें से डिविडेंड, उसमें से टैक्स, उसमें से रिजर्व मेंटेन करते हैं। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचती है दैट इज कॉल्ड सरप्लस, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। ये तीनों चीजें ऐड कर दी जाए तो ये शेयर होल्डर फंड्स कहलाते हैं। माइनस कर दें इनमें से डेफर्ड कॉस्ट, सिंपली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी होते हैं आम क्वेश्चन में, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने की कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट ज्यादा कम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसका मतलब है जितना भी पैसा आपने लगा दिया है जो रिकवर नहीं होना, जिसका फायदा लंबे अरसे तक मिलेगा आपको, शेयर होल्डर के पैसों में से ही पैसा खर्च कर दिया हुआ है आपने, चाहे आपने न्यू प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया हुआ है, चाहे डिस्काउंट दे दिया डिबेंचर इशू करने पर, शेयर इशू करने पर, चाहे आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी शुरू करने पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए हुए, शेयर होल्डर के पैसों में से ये पैसे लग चुके होते हैं। तो शेयर होल्डर के पैसों में से जब हम शेयर होल्डर फंड निकालते हैं तो डेफर्ड कॉस्ट यहाँ सिंपली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या कर देते हैं। इस चैप्टर के हद तक मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा है, अदरवाइज तो डेफर्ड कॉस्ट लिखा नहीं जाता। तो ये शेयर होल्डर फंड इस तरह कैलकुलेट किया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? लफ्ज़ समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब है कितना पैसा कैपिटल की शक्ल में बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना सरमाया बिजनेस में एम्प्लॉयड है, लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा होगा जी? पहला तो होता है शेयर होल्डर्स फंड, जो ही ऊपर आपने शेयर होल्डर फंड निकाले हैं ना, यहाँ पे दोबारा निकालिए। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है? कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये वो रकम है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगाई गई है, जो सरमाए के तौर पर बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें से
माइनस कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है जो पैसा आप अपने बिजनेस से निकाल कर किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो बैंक डिपॉजिट्स की शक्ल में हो, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर खरीदने की शक्ल में हो, डिबेंचर खरीदने, टर्म फाइनेंस, सर्टिफिकेट, सिक्योरिटीज। जब आप अपना पैसा अपने बिजनेस से निकाल के किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना तो वो बिजनेस का कैपिटल नहीं रहता। आपके बिजनेस में इजाफी पैसे थे आपके पास, वो निकाल कर आपने किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिए, बैंक में जमा करवा दिए, तो वो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं रहा ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? शेयर होल्डर फंड एग्जैक्टली ऐसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस माइनस डेबिट प्लस उसमें करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, लंबे अरसे के कर्जे जो आपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में पढ़े किए, उसमें से लेस कर दें इन्वेस्टमेंट, जो हम किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो हमारे बिजनेस का कैपिटल नहीं रहता, तो इस तरह कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब प्रीवियस हमने इन्वेस्टर रेशियो पढ़ी थी ना, वो क्लियर हो जाएगा। आज हमने लास्ट कैटेगरी है जी सॉल्वेंसी रेशियो। क्या हुआ? पार्ट हो जाएगा। नहीं ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज जो है ना जी, अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज कितने फॉर्मूला अब तक हो चुके हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। सॉल्वेंसी आपने लफा सुना होगा इनसॉल्वेंट होना। इनसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है? दिवालिया। कंपनी अपने कर्जे अदा नहीं कर सकती, दिवालिया हो गई है, बैंक करप्ट हो गई। मेरी बात सुने ध्यान से। कोई भी कंपनी तब दिवालिया होती है जब उसके सारे एसेट्स मिलकर भी जिम्मेदारियां ना अदा कर सके, तो जब उसकी लायबिलिटी बढ़ जाए, उसके टोटल एसेट्स कम पड़ जाए, टोटल एसेट्स उसकी लायबिलिटीज अदा ना कर सके, या आमतौर पर कंपनी का भी इंस्टॉलमेंट होती है जब उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो अदा ना हो सके। इसका मतलब ही हुआ कि अगर आपने सॉल्वेंसी निकालनी है ना, तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का कंपैरिजन करना है, उनकी आइटम्स का कंपैरिजन करना है। अगर एसेट कम पड़ जाए, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो ये इनसॉल्वेंसी कहलाती है। और अगर एसेट ज़्यादा हो, लायबिलिटीज कम हो, तो ये सॉल्वेंट कंडीशन कहलाती है। आप सॉल्वेंट है मतलब आप अपने कर्जों को अदा, अपने लोन्स को अदा कर सकते हैं। बहरहाल सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन सी हैं जी? इसके फॉर्मूला देखें जी, थोड़े से ये टेक्निकल है, 2-3 इसमें हमें याद करने पड़ेंगे, उनका ट्रिक नहीं होगा। एक तो देखें, ये तो आसानी से याद होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद है जी डेट सर्विस रेशियो, इसी को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं। इसी को लीवरेज रेशियो भी कहते हैं। थर्ड है ये फिक्स एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर है जी लिक्विड सॉल्वेंसी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, लास्ट वन है जी रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। ये 7 फॉर्मूलाज हैं जी हमने सॉल्वेंसी रेशियो में डिस्कस करने के साथ हमारा ये फॉर्मूला सारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसके सारे क्वेश्चन भी हो जाए हमारे। अब इन फॉर्मूलाज को कैसे याद करना है जी हमने? अब इनमें बता रहा हूँ कि सारे फार्मूलाज जो है ना जी, इनका ट्रिक नहीं होना। बाकी तो देखिए आपने इससे पहले 17 फार्मूलाज पढ़े हैं, वो ट्रिक के साथ याद हो जाते हैं। यहाँ जहाँ नाम के साथ यहाँ पे कॉमन उस ग्रुप में पूरा ट्रिक था, इसके साथ याद करते हैं। डेट सर्विस रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो याद करने का तरीका इसका अपना नाम में लिखा हुआ है।
फिर डेट जो और इक्विटी की रेशो, डेट कहते हैं कर्ज को, इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर फंड को। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट्स का मतलब तो कर्जे होता है। कर्जे कौन से? तो यहाँ पर याद रखना जी, लॉन्ग टर्म डेट्स, अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो के 3 फार्मूलाज बुक में गिवन है। ये हम नॉर्मली एक ही याद करते हैं, जो आपका सॉल्यूशन है ना, बुक के सॉल्यूशन है वो भी इसी फार्मूले पे बना हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला जी, लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। देखिए नाम से जाहिर था कि ऊपर डेट्स आने, नीचे इक्विटी आनी है। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। मतलब डेट सर्विस रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको भी समझ लेना आपसे, ये भी आप देखिए, इसका भी ट्रिक आप में बता सकते हैं। डेट सर्विस या इंटरेस्ट कवरेज कहते हैं, जब आप कहीं से कर्ज लेते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सर्विस करना। क्या मतलब? कर्ज पर सूद देना, डेट सर्विस। डेट मतलब कर्ज, सर्विस मतलब उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज या लीवरेज, जो बोझ है आप पर, लीवरेज सूद का जो बोझ है वो बताना चाहिए आपको। तो कर्ज का सूद कहां से दिया जाता है? इंटरेस्ट कहां से दिया जाता है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितनी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगी उतनी आसानी से इंटरेस्ट दे देंगे आप। अगर प्रॉफिट हो आपकी 50,000 और इंटरेस्ट हो 70,000, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कम पड़ जाएगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला ही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन या चार्जेस। डेट सर्विस का मतलब ये इस प्रॉफिट में से, जिसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर शेयर होल्डर फंड। डेट सर्विस रेशो का फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और फिक्स एसेट्स रेशो बात है। अब ये फिक्स एसेट रेशो आपको याद करना पड़ेगा जी। फिक्स एसेट रेशो का फॉर्मूला नेट फिक्स एसेट्स, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मतलब तो है इसका, लेकिन इसका ट्रिक नहीं है याद करने का। नेट फिक्स एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म फंड्स। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट्स का भी पता है, शेयर होल्डर फंड का भी पता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का भी पता है, फिक्स इंटरेस्ट की अमाउंट का भी पता है, नेट फिक्स एसेट्स का भी पता है। फिक्स एसेट में से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये आपने पहले दफा देखा जी, लॉन्ग टर्म फंड्स का। लॉन्ग टर्म फंड्स किसके इक्वल है? ये था कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या था? लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब है वो रकम जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगाई गई है। वो रकम जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगी हुई है, वो दो तरह की रकम है। एक है शेयर होल्डर्स फंड, ये पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? लॉन्ग टर्म फंड्स। फंड्स मतलब पैसा जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में लगा हुआ। शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में करना फिक्स एसेट्स का मतलब है। उसके बाद देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो, जरा आप लखनऊ नाम से समझे क्या लिखा हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशियो, आपकी मल्कियत कितनी है? एक बिजनेस के कुल असासों में मालिक का पैसा कितना है, ओनर का पैसा कितना है, बाकी किसका होगा? कर्ज होगा। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। उनका पैसा कितना? एक बिजनेस आप कहते हैं 10 अरब रुपए का बिजनेस है, 10 बिलियन का बिजनेस है। अब 10 बिलियन में ओनर के पैसे कितने हैं? 5 बिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? 50% ओनरशिप है किसकी?
50% ओनरशिप है किसकी? शेयर होल्डर की। बाकी 50% वो आउटसाइडर की होगी। अगर 50% प्रोप्राइटर की है, 50% प्रोप्राइटर की है तो बाकी 50% किससे लिया होगा? कर्ज लिया होगा। तो प्रोप्राइटरी शेयर का फॉर्मूला क्या है जी? प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर का पैसा कितना है? प्रोप्राइटर्स फंड, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, देखना लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बिजनेस के कुल एसेट्स में प्रोप्राइटर का पैसा कितना है, इससे पता चलता है कि आपकी मलकियत बिजनेस में कितनी है। बाकी तो आउटसाइडर के पैसे होंगे। अगर कुल असासे 10 करोड़ रुपए के, तो आपका ऑनर का पैसा 3 करोड़ रुपए है, इसका बाकी 7 करोड़ क्या है? कर्ज है। ये आपकी लायबिलिटी है सारी। प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला ये प्रोप्राइटर्स फंड ओवर टोटल एसेट्स। सॉल्वेंसी रेशियो, मैंने अभी बताया इस टॉपिक के स्टार्ट में सॉल्वेंसी के बारे में कि सॉल्वेंसी मेजर करनी हो तो कैसे करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज के कंपैरिजन से। सॉल्वेंसी दो चीजों के दरमियान रेशियो है जी, टोटल एसेट्स और न्यूमरेटर में टोटल लायबिलिटीज। अगर एसेट ज्यादा हो और लायबिलिटीज कम हो तो कंपनी सॉल्वेंट होती है। अगर लायबिलिटी ज्यादा हो एसेट्स तो कंपनी इनसॉल्वेंट करा देती है। उसको पता नहीं कैपिटल गियरिंग रेशियो भी याद करनी पड़ेगी जी आपको। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला जी इक्विटी ओवर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन और सिक्योरिटीज। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ना फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, ऐसे कर्जे जिन पर इंटरेस्ट रेट साथ लिखा होता है, 10%, 9%, 6% साथ लिखा होता है। जैसा कि डिबेंचर के साथ लिखा होता है, डिबेंचर लोन है ना, उसके साथ लिखा होता है 6%, 10%, 12%। वैसा लोन है जिसका इंटरेस्ट साथ लिखा हुआ है, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग। कर्ज लेने वाले को पता भाई ये साथ इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाद में नेगोशिएशन नहीं हो रही, पहले बता दिया है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होगा इतना इंटरेस्ट है इसका फिक्स। तो इक्विटी ओवर फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग लोन और सिक्योरिटीज। लास्ट फॉर्मूला जी रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, नाम से जाहिर है जी, जो पहले हुआ वो न्यूमरेटर में ऊपर रिजल्ट आएंगे, नीचे कैपिटल आएगा। अगर कंपनी है तो कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, पता चल जाएगा कैपिटल के मुकाबले में रिजर्व कितने हैं। बोनस शेयर के चैप्टर में याद है पढ़ा था हमने कि रिजर्व के मुकाबले में कैपिटल के मुकाबले में रिजर्व कितने होने चाहिए? 25%। तो कंपनी की मालूमात है ना भाई कि कंपनी का कैपिटल के मुकाबले में कंपनी के रिजर्व कितने हैं। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 25,000 के रिजर्व होने चाहिए, ये अच्छी इंडिकेशन है। मतलब ये रेशियो निकाल कर कंपनी को पता चलेगा ये अपना। वैसे तो बैलेंस शीट इक्वल आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रॉफिट बता देती है। तो मैंने कहा था रेशियो का फॉर्मूला ये है, इनसाइड पिक्चर बताते हैं बिजनेस की इनसाइड पोजीशन, इनसाइड परफॉर्मेंस, डिटेल्ड परफॉर्मेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में पता चलता है रेशियोज के मदद से। यहाँ पर हमारे सारे फार्मूलाज नहीं होंगे, ये 24 फार्मूलाज है, 2 फार्मूलाज रहते हैं वो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, जो उनका ताल्लुक है उनके क्वेश्चन के साथ है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करें, जब तक ये याद नहीं हुई तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है कि आपको चैप्टर